हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों न्यूट्रिशन का पार्ट नंबर 2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों को एनर्जी मिलती है। एनर्जी के लिए हमारी जो डिपेंडेंसी होती है सबसे ज्यादा वो कार्बोहाइड्रेट पे होती है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में इजीली डाइजेशन यानी पाचन हो जाता है। प्रतिदिन लगभग 300 ग्राम आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। अब देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट भी आप लोगों के अलग अलग तरीके के होते हैं। आइए समझते हैं। जैसे दोस्तों, क्या मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि कार्बोहाइड्रेट आप लोगों को अनाज में भी मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट आप लोगों को फल में भी मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट आप लोगों को सब्जियों में भी मिलते हैं। क्या ये सारे कार्बोहाइड्रेट एक जैसे ही होते हैं क्या? नहीं सर, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलोगे कि यार मैं ये एप्पल खा रहा हूं, इससे विटामिन मिल रहा है। अरे कौन सा विटामिन मिल रहा है? विटामिन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट भी आप लोगों के अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए तो दोस्तों, हम लोग कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स समझने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं। देखिए दोस्तों, कुछ कार्बोहाइड्रेट तो होते हैं बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा सरल। ठीक है, बहुत ज्यादा सरल। दोस्तों कुछ कार्बोहाइड्रेट होती है थोड़ी कॉम्प्लेक्स यानी जटिल। सर यहां पर सिंपल और जटिल से मतलब क्या है? दोस्तों सिंपल का मतलब क्या है? ये वाली कार्बोहाइड्रेट जब आप लोग खाओगे तो इसके डाइजेशन यानी पाचन की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब यानी अवशोषित हो जाएंगे। जबकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऐसी कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं जब आप लोग खाओगे पहले इसका डाइजेशन होगा, पहले इसका पाचन होगा, फिर ये आप लोगों की सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगी, फिर आपकी सिंपल कार्बोहाइड्रेट बॉडी में एब्जॉर्ब होगी। आ गई बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो पहले ये आई होप ये बात समझ में आ गई। ठीक है दोस्तों, क्या आप लोगों को इंग्लिश आती है क्या? नहीं सर, मैं तो रेलवे की तैयारी कर रहा हूं, इंग्लिश क्यों पढ़ूं? दोस्तों इतना तो आप लोग जानते होंगे, लेटर किसे बोलते हैं? जैसे दोस्तों ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये क्या है? लेटर है। दोस्तों लेटर से मिलके क्या बनते हैं? वर्ड बनते हैं। जैसे अगर मैं एक वर्ड बोलूं, एक शब्द बोलूं, क्या? हेलो, ये एक शब्द है। तो क्या ये आप लोगों का बहुत सारे लेटर से मिलके बना हुआ है क्या? बहुत बढ़िया। और दोस्तों वर्ड्स यानी शब्दों से मिलके क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। हेलो, हाउ आर यू, है ना? तो ये एक पूरा सेंटेंस है यानी वाक्य है। तो इनमें से सबसे सिंपल कौन है? लेटर। उससे थोड़ा जटिल कौन है? वर्ड यानी शब्द। और वर्ड से भी थोड़ा जटिल कौन है? सेंटेंस है यानी वाक्य है। जैसे दोस्तों ए, एल, आई, ओ, वी, यू, वाई, ये सारे क्या है? लेटर है। आ गई बात समझ में? ठीक है, अक्षर है। और दोस्तों लेटर से मिलके क्या बनता है? वर्ड बनता है। जैसे मैंने यहां पर ये लिख दिया लव, ये एक वर्ड है, ये लेटर से मिलके बना हुआ है ना, एल ओ वी ई। दोस्तों एक वर्ड मैंने और लिख दिया यू। दोस्तों क्या वर्ड आपके वर्ड्स यानी शब्दों से मिलके क्या मैं कोई सेंटेंस बना सकता हूं क्या? जैसे मैंने आप लोगों को बोला आई लव यू, तो एक सेंटेंस हो गया, वाक्य हो गया। तो इनमें से सबसे सिंपल कौन है? ये सबसे सिंपल है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट, थोड़ा सा जटिल है, ये और ज्यादा जटिल है। सिमिलरली कुछ कार्बोहाइड्रेट होती है जो बहुत सिंपल होती है, कुछ कार्बोहाइड्रेट होती है जो थोड़ी जटिल होती है, कुछ कार्बोहाइड्रेट होती है जो बहुत ज्यादा जटिल होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के हम लोग टाइप समझने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली दोस्तों 3 टाइप की होती है। एक जो सबसे सिंपल, जो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होती है उसे हम लोग बोलते हैं मोनोसैकेराइड। ये मोनोसैकेराइड क्या है? सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। बहुत बढ़िया, क्लियर है?
दोस्तों दो मोनोसैकेराइड मिलके एक जो कार्बोहाइड्रेट बनाती है उसे बोलते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड ऐसी कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं जो कि दो मोनोसैकेराइड से मिलके बनी होती है, यह भी एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। और दोस्तों जब बहुत सारी मोनोसैकेराइड मिलती है तो एक काफी कॉम्प्लेक्स, काफी जटिल कार्बोहाइड्रेट बनती है, उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। आ गई बात समझ में? बात आ गई समझ में? तो एग्जाम में आप लोगों को बोला जाएगा, बताइए कौन सी कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है, या कौन सी कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड है, या कौन सी कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड है। तो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के आप लोगों को 3 एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। चलिए सर बताएंगे। एक एग्जाम्पल है दोस्तों ग्लूकोज। बहुत बढ़िया दोस्तों, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार होता है तो क्या उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है क्या? यस और नो? क्यों चढ़ाया जाता है? यह बहुत सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, यह डायरेक्टली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर दोस्तों कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको आप लोग पिज्जा, रोटी, सब्जी ये नहीं खिला सकते क्योंकि वो बीमार है, उसकी पाचन शक्ति भी काफी कम हो चुकी है। तो जो आप लोग भोजन खिलाओगे कब तो वो जाके पचेगा, कब उसका यूटिलाइजेशन होगा, तो आप उसको पहले ही ग्लूकोज चढ़ा रहे हो, बहुत सिंपल कार्बोहाइड्रेट दे रहे हो जिससे वो बॉडी में डायरेक्ट वो काम करना शुरू कर दे। आगे बात समझ में? सर दूसरा एग्जांपल बताओ, फ्रक्टोज, ये इसका दूसरा उदाहरण हो गया, और गैलेक्टोज ये तीसरा उदाहरण हो गया। क्या फॉर्मूला या मतलब क्या कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको तीनों एग्जांपल याद रह जाएंगे? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। सारा ध्यान इधर रह लो, क्लास में सब कुछ याद हो जाएगा। ये देखो ये 2-4 बच्चे हैं कि सर पीडीएफ कब मिलेगी, नोट्स कब मिलेगा, ये इसी में लगे रह जाओगे तुम। परमेश्वर जी अभी ब्लॉक कर दूंगा, इधर पढ़ लो, इधर पढ़ोगे तब जाके सिलेक्शन होगा। ठीक है, आ जाओ। अब सर इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाओ ना। जैसे दोस्तों ये मान लीजिए आप ये काली कलर की जो बॉल है ना, इसको मान लो ग्लूकोज, इसको मान लो फ्रक्टोज, और इसको मान लो गैलेक्टोज। सिंपल एक बॉल है। क्या बहुत सारी बॉल्स है क्या? नहीं, ये बिल्कुल एक सिंपल एक बॉल है। दोस्तों आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इन दोनों बॉल को मिला दूं, अच्छा देखो आप क्या खेल रहे हो? क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, आप क्रिकेट खेलना आता है सभी को। तो आप क्या कर रहे हो? बैटिंग कर रहे हो, बहुत बढ़िया। मैं कर रहा हूं बॉलिंग। तो मैं पहले एक काली कलर की बॉल लेके आया, मैंने आप लोगों को बॉलिंग करी, आपने छक्का मार दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों। फिर मैं रेड कलर की बॉल लेकर आया, मैंने आपको बॉल कराई, आपने फिर छक्का मार दिया। फिर मैं ब्लू कलर की एक बॉल लेकर आया, मैंने आप लोगों को बॉलिंग कराई, आपने फिर छक्का मार दिया, मेरा हो गया दिमाग खराब। अब दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, अब मैंने क्या दिमाग लगाया? एक काली कलर की बॉल ली मैंने, ओके सर, और मैंने एक लाल कलर की बॉल ली, इन दोनों को मैंने टेप से चिपका दिया। अब मैं आपको बॉल करा रहा हूं दोस्तों, क्या अब छक्का मारना मुश्किल होगा या आसान होगा? सर थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे ही ये टिप आएगी, जैसे ये जमीन पे गिरेगी तो हो सकता है इधर घूम जाए या हो सकता है इधर घूम जाए, काफी मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए बैटिंग करना। आ गई बात समझ में? तो दोस्तों दो मोनोसैकेराइड जब मिलती है थोड़ी सी जटिल कार्बोहाइड्रेट बनती है, ऐसी कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं आप लोग डाइसैकेराइड। सर इसके एग्जाम्पल बताएंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है सुक्रोज। अगर आप लोगों से पूछा जाए सुक्रोज कौन सी दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। यानी अगर मैं एक काली कलर की बॉल और लाल कलर की बॉल को मिला दूं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना, है ना। तो ये सुक्रोज भी थोड़ी सी जटिल कार्बोहाइड्रेट है। और अगर पूछा जाए सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। सिमिलरली लैक्टोज ये भी एक दूसरा उदाहरण है। सर ये कौन सी दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है? तो ये जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये दो मोनोसैकेराइड से मिलकर लैक्टोज आप लोगों को मिलता है, ये वाली कार्बोहाइड्रेट मिलती है। अच्छा दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जब लैक्टोज आपने खाया, जब इसका डाइजेशन होगा, जब इसका पाचन होगा, इससे क्या मिलेगा? कौन मुझे बताएगा? कमेंट करके बताओगे। जब इसका पाचन होगा
पाचन का मतलब है जब ये थोड़ा सरल पदार्थों में टूटेगा तो क्या मिलेगा आपको, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलेगा, क्योंकि ये इन दोनों से तो मिलके ये बना हुआ है। ठीक है। अरे दोस्तों, मैंने काली कलर और रेड कलर की बॉल को टेप से चिपका दिया। अब जब मैं टेप खोलूंगा, टेप हटाऊंगा, तो मेरे को एक काली कलर की बॉल मिलेगी, एक रेड कलर की बॉल मिलेगी। सिंपल सी बात है। ठीक है सर, क्या इसके दो ही एग्जाम्पल है क्या? नहीं दोस्तों, एक एग्जाम्पल और है, वो है माल्टोज। तो माल्टोज किससे मिलकर बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। जब ये दोनों मोनोसैकेराइड जुड़ती है तो कौन सी डाइसैकेराइड बनती है? इस डाइसैकेराइड का नाम क्या है? माल्टोज है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो ये तीनों एक प्रकार की डाइसैकेराइड है। क्लियर है? अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, मैं आपको जब बॉल डाल रहा था ना, आप छक्का मार रहे थे, तो मैं क्या करा, मार्केट से बहुत सारी बॉल लेकर आया, बहुत सारी बॉल लेकर आया और दोस्तों टेप से चिपका दिया इसको। अब मैं ऐसे करा रहा हूं, तो अब छक्का मारना मुश्किल होगा या आसान होगा? सर अब तो और भी ज्यादा मुश्किल होगा। क्लियर है? तो दोस्तों जब बहुत सारी मोनोसैकेराइड जुड़ी हुई होती है, बहुत सारी मोनोसैकेराइड जो आप लोगों की जुड़ती है, तो काफी कॉम्प्लेक्स, काफी जटिल कार्बोहाइड्रेट बनती है दोस्तों। इसको बोलते हैं आप लोग क्या? पॉलीसैकेराइड। तो सर इसके भी कुछ उदाहरण है क्या? बिल्कुल, आपको 3 एग्जाम्पल आप लोगों को ध्यान रखने हैं। एक स्टार्च, आपने सुना होगा अनाज में स्टार्च पाया जाता है, सब्जियों में स्टार्च होता है। वो स्टार्च क्या है? वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, सेल्यूलोज ये भी आपका एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कैसा है? पॉलीसैकेराइड है। ठीक है। और ग्लाइकोजन ये क्या है? ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। आ गई बात समझ में? क्या आप कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको मोनोसैकेराइड के तीनों एग्जाम्पल याद हो गए, डाइसैकेराइड के तीनों एग्जाम्पल याद हो गए और पॉलीसैकेराइड के तीनों एग्जाम्पल याद हो गए? है ना? हो गए आपको? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं, इन तीनों के बारे में थोड़ा समझते हैं, फिर इन तीनों के बारे में समझेंगे, फिर इन तीनों के बारे में समझेंगे। आ गई बात समझ में? चलिए तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं अगर आप लोगों को याद हो गया तो बताओ। बताओ बताओ दोस्तों, अभी भी मैंने बताया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारी क्या है, किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड है। तो पी को मैं 3 से मिला दूं। दोस्तों लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज ये कैसी है? डाइसैकेराइड है। तो क्यू को मैं 1 से मिला दूं। दोस्तों स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज ये कैसी प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है? काफी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है ये। तो आर आपका 2 से मिला दूं तो 3 1 2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए अब दोस्तों मोनोसैकेराइड के बारे में हम लोग समझते हैं। बताओ, मैंने आपको बताया था, तीनों एग्जांपल बताओ जल्दी से। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों ग्लूकोज की। मैंने आपको बताया था कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो वो कौन से 3 तत्वों से मिलकर बनी होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो क्या ये भी तीनों से मिलकर बनी होगी क्या? बिल्कुल। लेकिन अलग अलग कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की संख्या अलग अलग होती है। तो दोस्तों ग्लूकोज का फॉर्मूला ध्यान रखो, क्या होता है? C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है, 12 हाइड्रोजन होता है। ठीक है। अब मेरे दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझो, एक चीज बताऊं दोस्तों, जब आप लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हो, मान लो आपने काफी कॉम्प्लेक्स, काफी जटिल कार्बोहाइड्रेट खाई है, तो जब इसका डाइजेशन होगा, पाचन होगा, आपको क्या सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिलेगी? क्या सरल कार्बोहाइड्रेट मिलेगी? क्या बोलो यस और नो? बिल्कुल। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल क्या है? सर एक ग्लूकोज है, बहुत बढ़िया, एक फ्रक्टोज है, वेरी गुड, और एक है गैलेक्टोज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखना, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज भी लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाती है? हमारी बॉडी में कुछ क्रियाएं होती है जिससे ये भी आप लोगों का फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाती है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है।
यानी क्या मैं आपको बोलूं कि जब मैं कार्बोहाइड्रेट खाऊंगा तो उससे सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिलेगी। कौन सी मिलेगी? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। फ्रक्टोज गैलेक्टोज भी लास्ट में किस में कन्वर्ट हो रही है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है। यानी मैं बोल सकता हूं क्या कि जब मैं कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाऊंगा, जटिल कार्बोहाइड्रेट खाऊंगा, तो मेरे को फाइनली कौन सी कार्बोहाइड्रेट मिल रही है? क्या मैं बोल सकता हूं क्या? ग्लूकोज मिल रही है। बोलो हां या ना। अब दोस्तों आप मुझे बताओ, आपके बॉडी के किस अंग को एनर्जी की आवश्यकता है? हाथ को है, पैर को है, दिमाग को है, लीवर को है, किडनी को है? सर सब अंग को एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे मिलती है? भोजन से, यानी फूड से। तो क्या आप लोगों को ये जो भोजन, ये एक प्रकार का भोजन ही तो है, तो क्या आप लोग चाहते हैं क्या ये सब अंगों तक पहुंचे? बोलो यस और नो। तो ये काम कौन करेगा? आपकी बॉडी में कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि सब जगह घूमता रहता है? सब जगह घूमता रहता है, सब जगह घूमता रहता है, बताओ। ब्लड। तो क्या आप लोग चाहते हो क्या कि ये ग्लूकोज आपके ब्लड में आ जाए? क्योंकि जैसे जैसे ब्लड घूमेगा ये जो ग्लूकोज है वो आपके हर अंग तक पहुंच जाएगी। यस। तो बेसिकली जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जब इसका डाइजेशन होता है, इसका पाचन होता है, इससे आपको मिलता है ग्लूकोज, और अल्टीमेटली ये ग्लूकोज आपके ब्लड में आ जाती है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं ब्लड में कौन सी कार्बोहाइड्रेट मिलती है, या और कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी बोलते हैं, शर्करा भी बोलते हैं, तो मैं बोलूं ब्लड में कौन सी शुगर यानी शर्करा मिलती है? आप लोग क्या बोलोगे? ग्लूकोज। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज को ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं, रक्त शर्करा के नाम से भी जानते हैं। पहली चीज आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर? यही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में ध्यान रखनी है। बहुत बढ़िया, आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों गैलेक्टोज। क्लियर है? एक कुमार कौशल जी है ना बेचारे, ये 20 मिनट से एक ही कमेंट कर रहे हैं, सर इलेक्ट्रिक चैप्टर में करंट की डायरेक्शन गलत है। अच्छा ठीक है, जो आपको सही लगता है ना वो आप कर आना एग्जाम में। ठीक है बेटा, अब हो गए खुश? मतलब इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूं, ध्यान नहीं दे रहे सर, करंट की डायरेक्शन गलत है। ये देखो क्या बात है। तो आपको जो सही लगता है ना वो करके आ जाना एग्जाम में। ठीक है बेटा, और तो क्या मैं बोलूं। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों लैक्टोज। अच्छा आप मुझे बताएंगे, सॉरी गैलेक्टोज। आप मुझे एक छोटी सी चीज बताएंगे, जल्दी से मुझे बताओ, लैक्टोज किससे मिलके बना हुआ था? देखते हैं याद है या भूल गए। भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, लैक्टोज किससे मिलके बनता है? थोड़ी देर मैंने पहले बताया है आप लोगों को, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो अगर आप लोग लैक्टोज ये वाली कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो इसके डाइजेशन जब होगा, इसका जब पाचन होगा, क्या आप लोगों को ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा क्या? क्या मैं बोल सकता हूं क्या गैलेक्टोज कैसे मिलेगा आपकी बॉडी में, कैसे आएगा बताओ? तो जब आप लैक्टोज के विखंडन से या लैक्टोज के पाचन से आपको क्या गैलेक्टोज मिलेगा क्या? बिल्कुल सर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों फ्रक्टोज की। दोस्तों ये वाली जो कार्बोहाइड्रेट होती है ना सबसे मीठी होती है। तो जितने भी फल होते हैं उनका स्वाद मीठा क्यों होता है? क्योंकि उसमें ये वाली कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है फ्रक्टोज। तो फलों में जो मीठापन होता है उसके पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है? ये ही वाली कार्बोहाइड्रेट रेस्पॉन्सिबल है। या जितनी भी कार्बोहाइड्रेट होती है उनमें सबसे मीठी कौन सी होती है? ये ही होती है। आ गई बात समझ में? चलिए दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, और गैलेक्टोज का भी फॉर्मूला यही होता है, और फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला यही होता है। आप लोग बोलोगे गुरुजी अगर सबके फॉर्मूले सेम है तो इनके नाम अलग अलग क्यों दिए गए हैं?
है ना। आप सोचेंगे कि सर अगर इनके फॉर्मूले समान है तो नाम अलग अलग क्यों दिए गए, क्योंकि दोस्तों इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जैसे मान लो किसी में कार्बन हाइड्रोजन से कैसे जुड़ा होता है, किसी में दोस्तों कैसे जुड़ा होता है ना, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो ऐसे जिनके फॉर्मूले सेम हो, देखो दोस्तों जिनके जिनके फॉर्मूले जिनके फॉर्मूले यानी जिनके सूत्र समान हो सेम हो, लेकिन जिनकी संरचना, जिनका स्ट्रक्चर अलग हो, डिफरेंट हो, उन्हें क्या बोलते हैं आप बता सकते हो? हालांकि केमिस्ट्री में आता है, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन आप ध्यान रखना इनको बोलते हैं आइसोमर, हिंदी में बोलते हैं समावयवी। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि क्या ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आपस में आइसोमर है क्या, समावयवी है क्या, तो आप लोग क्या बोलोगे? यस। क्यों है दोस्तों? क्योंकि तीनों के फॉर्मूले समान है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। बहुत बढ़िया, आ गई बात समझ में? सर आपसे पढ़ने में मजा आ जाता है। थैंक यू सो मच सुमित जी, आ जाओ। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताना एक बार। ग्लूकोज का फॉर्मूला है ना, अभी भी मैंने बताया ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6 होगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। फलों को मीठा बनाने के लिए कौन सी शर्करा या कौन सी शुगर रेस्पॉन्सिबल है? बताओ, शुगर किसको बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट को ही हम लोग शुगर के नाम से जानते हैं। तो इसमें कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है जिसकी वजह से ये इतने मीठे होते हैं? फ्रक्टोज। आ गई बात समझ में? चलिए अब हम लोग बात करते हैं डाइसैकेराइड की। 3 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताए थे, ठीक है? कौन कौन से बताए थे? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों किसकी? सुक्रोज की। दोस्तों आप लोग मुझे एक चीज बताइए, आप लोग क्या चीनी का इस्तेमाल करते हैं क्या? चीनी का? हाँ सर, चाय बनाने में भी करते हैं, घर में कोई मिठाई बन रही है उसमें भी करते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, जैसे हमारे घर की टेबल होती है, डाइनिंग टेबल होती है ना, जिसपे, खैर डाइनिंग टेबल तो दोस्तों हम तो नहीं करते, अपन तो ऐसे बैठ के कहीं पर भी खा लेते हैं, आपके भी ऐसा ही होता होगा है ना, नीचे बैठ के खाते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जिनके घर में डाइनिंग टेबल होती है, क्या उस टेबल पे नमक रखा होता है क्या? क्योंकि यार नमक ऐसी चीज है जो यूज होती है, कभी सब्जी फीकी रह गई, सब्जी में नमक कम रह गया, तो किचन में बार बार जाने की आवश्यकता नहीं है, टेबल पे ही रखा हुआ है नमक, आप लोग यूज कर लो। वैसे ही दोस्तों टेबल पे एक शुगर भी हमेशा रहती है। जैसे मान लो आप लोग लस्सी पी रहे हो, लस्सी में मीठा कम है, तो आप लोग उधर जाओगे, किचन में जाओगे, चीनी लेकर आओगे, तो टेबल पे जो शुगर रखी हुई है उसे आप लोग मिला लोगे, मीठा हो जाएगा। तो दोस्तों वो जो घर में आप लोग जो चीनी इस्तेमाल करते हो वो बेसिकली कौन सी होती है? सुक्रोज होती है। वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट ही एक प्रकार की है वो, ठीक है? तो सुक्रोज जो होती है, ये वाली शुगर टेबल पे रखी जाती है, इसीलिए दोस्तों इसे हम लोग टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर आप लोगों से पूछा जाए, क्लियर? एक आकाश जी बोल रहे हैं कि सर थोड़ा एसएससी के लिए पढ़ाओ, मैंने बैच लिया है। तो मुझे क्यों बता रहे हो आप? हैं? मैंने बोला बैच खरीदो। ये बैच कौन से एग्जाम के लिए है? रेलवे के सभी एग्जाम के लिए, एलपी, टेक्नीशियन, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, कोई सा भी एग्जाम दे लो, ठीक है? तो बेटा इधर पढ़ाई में ध्यान लगाओ, मुझे मत बताओ क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, ठीक है बेटा? इधर पढ़ लो, पढ़ते हैं नहीं हो तुम, पता नहीं फालतू की बात करते रहते हो, फिर सिलेक्शन होता नहीं है? तो जब मैं बोल रहा हूं इधर पढ़ो, सब कुछ हो जाएगा, दिमाग में घुस जाएगी पूरी बायोलॉजी, एक एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। लेकिन नहीं सर मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, वैसे पढ़ाओ, सर मैं इसकी कर रहा हूं, मैं वैसे पढ़ाओ। मतलब सारे बच्चे अपने आप में होशियार हैं, सारे होशियार हैं। अभी जितने भी बच्चे सेलेक्ट होके आए ना रेलवे में, एक एक का इंटरव्यू डाल रहा हूं, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो बोलता हो कि सर मैं क्लास, मेरा उनका नाम ही नहीं जानता था, चुपचाप से पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे, रिवाइज करते थे, मस्त रहते थे। तुम्हारे जैसे कमेंट में ध्यान नहीं लगाते थे वो। आ जाओ, चलिए। हाँ तो दोस्तों सुक्रोज कौन सी दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी होती है? तो मैंने आपको बता दिया, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है दोस्तों। इसे हम लोग टेबल शुगर
या घरेलू चीनी या टेबल शर्करा के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लैक्टोज। दोस्तों क्या आप लोग मिल्क पीते हो क्या, दूध? आपने सुना होगा मिल्क में कार्बोहाइड्रेट भी होती है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, विटामिन भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं। तो मिल्क में कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है? लैक्टोज। कौन सी होती है? लैक्टोज। क्लियर है? आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब दोस्तों आप में से जो भी बच्चे दूध पीते होंगे, आई एम श्योर 99.99% बच्चे उसमें चीनी मिला के पीते हैं। बोलो बोलो, पीते हैं, ठीक है, वेरी गुड। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति ने आज तक चीनी नहीं खाई है तो वो जो मिल्क पिएगा ना, दूध पिएगा, फीका दूध भी पिएगा बिना चीनी मिलाए हुए, उसको वो भी मीठा लगेगा। सर हमको क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि दोस्तों हमने बचपन से इतनी चीनी वगैरह खाई है कि हमको अगर चीनी कम भी हो ना, वो भी हम लोगों को फीकी लगने लग जाती है। तो एक्चुअली में जो कार्बोहाइड्रेट होती है ना, उनका नाम शुगर क्यों दिया है? क्योंकि वो स्वाद में मीठी होती है। तो दोस्तों लैक्टोज भी तो कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका भी तो कुछ ना कुछ स्वाद होगा, मीठा, चाहे हल्का सा ही मीठा होगा ना। तो अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए दूध में मिठास किस वजह से होती है, तो लैक्टोज की वजह से। या दूध में कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है? लैक्टोज पाई जाती है। और लैक्टोज किससे मिलकर बनती है बताएंगे? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इन दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनती है। दूसरा महत्वपूर्ण क्या है? दूध में मिठास का कारण क्या है? लैक्टोज ही है। आ गई बात समझ में? ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों माल्टोज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग माल्टोज की। जल्दी से मुझे बताओ माल्टोज किन दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी हुई है? बताओ। तो क्या मैंने बताया था क्या? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये मिलके क्या बनाते हैं? माल्टोज बनाते हैं। अब दोस्तों माल्टोज आप लोगों को मिलेगा कहां पर? ये वाली कार्बोहाइड्रेट मिलेगी कहां पर? दोस्तों जौ जानते हो? जौ, जो जौ का पानी होता है, चावल का जो पानी होता है, उसमें आप लोगों को ये वाली कार्बोहाइड्रेट मिलेगी। ठीक है, तो जौ के पानी में ज्यादा आप लोगों को मिलती है, जौ के पानी में, चावल के पानी में मिल जाएगी ज्यादा। जौ मतलब जौ को आप लोग बहुत लंबे समय तक पानी में आप लोगों को डुबा के रखोगे ना, तो उस पानी, ये जौ की ये जो माल्टोज है ना, वो पानी में आ जाएगी। आ गई बात समझ में? क्लियर है? आ जाओ। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि सर इनके फॉर्मूले क्या हैं। आ जाइए। तो इसके फॉर्मूले कोई बता सकता है क्या? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज तीनों के सेम फॉर्मूले हैं। चलो बताओ, कोई फॉर्मूला बता सकता है क्या? क्या फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, C12H22O11, ये फॉर्मूले हैं तीनों के, तीनों के ये फॉर्मूले हैं, ये सूत्र हैं। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। C12H22O11, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ। चलिए अब दोस्तों पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं। बताओ तीनों एग्जाम्पल बताओ, मन में सोचो, कमेंट मत करो। 3 एग्जाम्पल बताया था। पहला एग्जाम्पल मैंने क्या बताया आपको? ग्लाइकोजन। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया? सेल्यूलोज। और तीसरा एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को क्या बताया? स्टार्च बताया। चलिए सर इन तीनों के बारे में कुछ बातें बताइए। आइए मैं आप लोगों को कुछ बात बताता हूं। देखो दोस्तों, पहले तो ये चीज ध्यान रखो, जो ह्यूमंस होते हैं, मानव होते हैं, जो हम होते हैं, हम भी एक प्रकार के एनिमल है, एक प्रकार के जंतु है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ह्यूमंस को एनिमल यानी जंतु क्यों बोलते हैं? देखो बायोलॉजी के अनुसार अगर कोई जीव बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना हुआ है, अगर उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है ना, और भी 3-4 चीजें हैं, अभी मैं बोलूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो उनको एनिमल्स बोलते हैं, जंतु बोलते हैं। तो हमारे में भी दोस्तों वैसी ही चीजें होती है बाकी एनिमल्स के जैसे, तो हम भी एनिमल है, जंतु है। बहुत बढ़िया।
आ जाओ। अब दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, मैंने कोई कार्बोहाइड्रेट खाई या आपने कोई कार्बोहाइड्रेट खाई, ठीक है, जब इसका डाइजेशन, अगर कोई सिंपल कार्बोहाइड्रेट है तो ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कोई जटिल कार्बोहाइड्रेट है, तो क्या उसका डाइजेशन यानी पाचन होगा? क्या होगा? और पाचन के बाद में सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिलेगी, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। बहुत बढ़िया। मैंने आपको बताया फ्रक्टोज और गैलेक्टोज भी फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाती है? ग्लूकोज में। तो कुल मिला के मैं बोल सकता हूं क्या कि मुझे कौन से कार्बोहाइड्रेट जब मैं कार्बोहाइड्रेट खाऊंगा तो उसका जब पाचन होगा तो कौन से कार्बोहाइड्रेट मिलेगी? ग्लूकोज मिलेगी। बात सही है, सभी बात एग्री कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों मान लीजिए आप लोग बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, तो क्या आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा ग्लूकोज आता रहेगा? क्या बोलो, यस और नो? यस और नो? यस और नो? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये ग्लूकोज जुड़ जुड़ के 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 क्या बना लेते हैं? ये एक अलग प्रकार की कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं जिसे बोलते हैं ग्लाइकोजन। वेरी गुड यार, क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन क्या एक पॉलीसैकेराइड है क्या? हां सर। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि ये बहुत सारी मोनोसैकेराइड से मिलके बनी हुई है। बहुत बढ़िया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ठीक है सर, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहा हूं तो बेसिकली हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में हो रहा है। सर ये स्टोर कहां पर होता है? हमारे सिर में होता है, कहां पर होता है? तो ये ग्लाइकोजन हमारे जो लीवर होता है ना उसमें स्टोर हो जाता है, जाके लीवर में, यकृत में, कुछ हमारे मसल्स यानी मांसपेशियों में भी हो जाता है। तो ग्लाइकोजन के बारे में पहला पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एनिमल्स में या ह्यूमंस में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, संग्रहित होता है, वो किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। आ गई बात समझ में? अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ह्यूमंस में या बाकी एनिमल्स में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। अगर पूछ ले कहां पर होता है ग्लाइकोजन स्टोर, तो हमारे लीवर में होता है और कुछ हमारी मसल्स यानी मांसपेशियों में भी होता है। बहुत बढ़िया। ग्लाइकोजन के बारे में एक पॉइंट ध्यान रखना है। वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं सर सेल्यूलोज। ये वाली कार्बोहाइड्रेट हमको कहां पर मिलेगी? आइए मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, कोई भी जीव होता है ना वो बहुत छोटी 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 सेल यानी कोशिका से मिलकर बना होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में मत जाओ अभी, ठीक है। और दोस्तों फिर हम लोग पढ़ेंगे कोई भी कोशिका होती है ना, इसकी सबसे आउटर लेयर, जो सबसे भारी लेयर होती है ना, उसे बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। आ गई बात समझ में? दोस्तों क्या प्लांट भी सेल यानी कोशिका से मिलकर बना हुआ है क्या? बोलो यस और नो। अरे बोलो यस। कोई भी जीव हो कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका की बाहरी लेयर को बोलते हैं सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्तों प्लांट की जो सेल वॉल होती है ना, प्लांट की जो कोशिका भित्ति होती है, वो बेसिकली कौन सी कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है? इसी की बनी होती है, सेल्यूलोज की ही बनी होती है। क्लियर है क्या? तो ध्यान रखिएगा, जो पादप की कोशिका भित्ति होती है ना, उसमें आप लोगों को ये वाली कार्बोहाइड्रेट मिलती है। वेरी गुड। आई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, जिसे शुगर यानी शर्करा भी बोलते हैं। दोस्तों अलग अलग प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, स्टार्च। अगर मैं बोलूं कौन सी ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है इस वर्ल्ड में, इस संसार में? दोस्तों संसार में कितने सारे प्लांट है, कितने सारे प्लांट है, और सब कोशिका भित्ति इसी की बनी है। मतलब ये वाली कार्बोहाइड्रेट, इस वर्ल्ड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट कौन सी है, या सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली शुगर कौन सी है? यही है। यही का मतलब
सेल्यूलोज। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों स्टार्च। दोस्तों स्टार्च क्या है? ये भी एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। दोस्तों ये वाली कार्बोहाइड्रेट आप लोगों को कहां पर मिलती है? सब्जियों में, अनाज में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज बताओ, क्या प्लांट अपना फूड यानी अपना भोजन खुद बनाते हैं क्या? कौन सी प्रक्रिया से? हाँ सर पढ़ा था कुछ, प्रकाश संश्लेषण जैसे ऐसे कोई प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो बेसिकली उनके जो फूड बनता है वो कौन सा बनता है वो? तो उनमें प्रकाश संश्लेषण से बनता है ग्लूकोज। लेकिन दोस्तों प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ऐसे तो यानी 0.1 सेकंड के लिए होती है, काफी लंबे समय के लिए होती है। तो उनमें भी क्या ग्लूकोज 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 बनता रहेगा क्या? और ये बहुत सारे ग्लूकोज मिल मिलके क्या बनाते हैं? एक पॉलीसैकेराइड बनाते हैं जिसे बोलते हैं स्टार्च। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए एग्जाम में कि प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहती है वो किस फॉर्म में रहती है? स्टार्च के रूप में। तो प्लांट से जो हम लोगों को आलू मिलते हैं, प्लांट से जो अनाज मिलता है, इनमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होती है। तो इसलिए तो हम लोग इन्हें अपना भोजन बनाते हैं, क्योंकि जब हम लोग इन्हें खाएंगे तो बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट मिलेगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर पूछा जाए प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर रहती है वो किस फॉर्म में रहती है? कार्बोहाइड्रेट पौधों में स्टार्च के रूप में संग्रहित रहती है। क्लियर है? दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये आपको कहां पर? सब्जियों में, अनाजों में, ये आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं, बताइए इसका आंसर। पौधों में कोशिका भित्ति कौन से कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है? अभी भी मैंने बताया सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे, बताओ कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? इनमें से क्या हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? आगे बात समझ में? चले आगे। ये दोस्तों इस बार का क्वेश्चन है टेक्नीशियन का। जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग यूज नहीं करते तुरंत, फिर वो किसके रूप में संग्रहित हो जाता है? अच्छा हमारी बात नहीं हो रही, क्वेश्चन को पूरा पूरा पढ़ लो। जो कार्बोहाइड्रेट, तो दोस्तों पौधों की बात हो रही है, तो प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट बना प्रकाश संश्लेषण से, और अगर उसका यूज नहीं हो रहा तो उसको किस फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं? स्टार्च के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? बात समझ में आ गई? तो ये हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? किसकी करेंगे? प्रोटीन की बात करेंगे। चलिए दोस्तों बताइए प्रोटीन से क्या होता है? जो हम लोग भोजन लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है। तो सर प्रोटीन से क्या होता है? अब प्रोटीन के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो दोस्तों सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, अगर आपको मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट किन तीन तत्वों से मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगर आप लोगों से पूछा जाए प्रोटीन किन तत्वों से मिलकर बना होता है, तो प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है। ठीक है, चलो तो प्रोटीन के बारे में एक एक करके बात करें। चलिए दोस्तों प्रोटीन का मेन काम क्या होता है, पहले एक चीज समझो। दोस्तों क्या हमारी बॉडी बहुत सारी सेल्स यानी बहुत सारी कोशिका से मिलकर बनी होती है क्या? बहुत सारी सेल्स यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है क्या? और मेरे प्यारे दोस्तों कोशिका के समूह को हम लोग बोलते हैं टिश्यू यानी ऊतक। दोस्तों हमारे स्किन में कहीं पे भी हल्का सा कट लग जाए, तो उस मान लो मेरी स्किन पे हल्का सा कट लग जाए, तो वहां पर पता नहीं कितनी हजारों लाखों कोशिकाएं क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाएगी। बोलो यस और नो। क्या मैं बोल दूं क्या बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं? टिश्यू यानी ऊतक।
तो यहां पर अगर हल्का सा कट लग गया तो मैं बोल सकता हूं क्या, हजारों लाखों कोशिकाएं क्या हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई, डैमेज हो गई। या मैं बोल दूं क्या, यहां का टिश्यू, यहां का उत्तक डैमेज हो गया। बोलो यस और नो। इसका मतलब यहां की कोशिकाएं डैमेज हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई। बहुत बढ़िया। तो फिर अब क्या होगा दोस्तों, यहां पर नई कोशिकाओं का निर्माण होगा, या मैं बोलूं नया टिश्यू बनेगा। क्लियर है दोस्तों। मान लीजिए अगर यहां पर घाव हो जाता है, घाव कोई लग गई आपके, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर यहां का टिश्यू, यहां का उत्तक डैमेज हो गया। तो आप चाहते हो क्या, यहां के टिश्यू का वापस निर्माण हो, यहां की कोशिकाओं का वापस निर्माण हो? बोलो चाहते हो आप लोग? तो जब भी किसी व्यक्ति के घाव वगैरह कुछ हो जाता है ना, आप वो देखना हमेशा उसको क्या सलाह दी जाती है, भाई पनीर खा, भाई ये खा, क्योंकि प्रोटीन ज्यादा होता है उनमें। तो प्रोटीन हमारे घाव को भरने में बहुत सहायक होता है, या मैं बोलूं टिश्यू के निर्माण में, उत्तक के निर्माण में बहुत लाभदायक होता है। दोस्तों मजा आ रहा है नहीं आ रहा बताओ पढ़ने में, है ना? तो प्लीज मैं आप लोगों से एक ही चीज बोल रहा हूं, आप अपना सारा ध्यान बस पढ़ने में दो, पढ़ाने का काम आप मुझ पे छोड़ दो। आप लोगों को शानदार बेहतरीन चीज मिलेगी। एक एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, 2024 के भी करेंगे। अब आप लोग सोचेंगे सर अभी तो 2024 का एक ही क्वेश्चन करा है, क्योंकि दोस्तों अभी तक इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपने देखा है मैंने फिजिक्स में भी सारे 2024 क्वेश्चन कराए, तो मैं सब आपको करा दूंगा, मेरे ऊपर छोड़ दो। बस आप मस्त होके पढ़ाई करो। टेक्नीशियन का एग्जाम दे रहे हो तो 40 में से 40 लाओ, एलपी का दे रहे हो तो आप लोग 20 में से 20 लाओ, ग्रुप डी का दे रहे हो तो 25 में से 25 लाओ, जेई में का दे रहे हो 30 में से 30 लाओ। आराम से आएंगे, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? और दोस्तों अपनी जो प्यारी सी ऐप है साइंस मैग्नेट, इसको 5 स्टार रेटिंग देना अगर आपको अच्छा लगता है कि भाई सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इतनी अच्छी अच्छी स्लाइड बना के ला रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। चलिए, हाँ मैं क्या बोल रहा था, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। तो अगर मैं आपको बोलूं प्रोटीन का काम क्या है, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, उत्तक का, उत्तक की मरम्मत, क्या ये सही रहेगा? बिल्कुल। या मैं बोलूं नए उत्तकों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू, बिल्कुल। या मैं बोलूं बॉडी बिल्डिंग, शरीर का निर्माण, बिल्कुल सर, ये सारे ही आपके बिल्कुल सही है। आ जाओ चलिए, तो प्रोटीन के कार्य क्या है दोस्तों? प्रोटीन बिल्ड एंड रिपेयर बॉडी टिश्यू। अगर हमारी बॉडी के टिश्यू कहीं पर डैमेज हो गए हैं, या कोई नए टिश्यू का, नए उत्तक का निर्माण करना है, तो दोस्तों प्रोटीन क्या है? प्रोटीन का ही वो कार्य है। बहुत बढ़िया। गुरुजी एक चीज मुझे बताओ, प्रोटीन के कुछ और कार्य भी है क्या? हाँ दोस्तों, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में अलग अलग केमिकल बनते हैं, अलग अलग रसायन बनते हैं जिनका अलग अलग कार्य होता है। जैसे आपने सुना होगा किसी व्यक्ति को बोलते हैं ना, आपके किसी के इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसके डायबिटीज समस्या हो जाती है, तो इंसुलिन क्या है? उसकी बॉडी में बनने वाला एक केमिकल है। तो हमारी बॉडी में अलग अलग केमिकल्स बनते हैं, जैसे एंजाइम्स होते हैं कुछ। ये केमिकल्स कैसे होते हैं? ये भोजन के पाचन में मदद करते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, है ना? तो ये जितने भी एंजाइम्स हमारी बॉडी में बनते हैं ना, वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन से ही बनते हैं। अगर आप लोग प्रोटीन नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी में ये एंजाइम नहीं बनेंगे। और ये एंजाइम, ये जो पदार्थ है, ये जो केमिकल है, इनका कार्य क्या होता है? भोजन का पाचन कराना। दोस्तों हमारी बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया आ जाता है या कोई वायरस आ जाता है, तो हमारी बॉडी उनसे लड़ने के लिए कुछ विशेष पदार्थ बनाती है जिसे बोलते हैं एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी। सुना है क्या? बेसिकली ये भी किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। तो अगर आप लोग प्रोटीन नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज भी नहीं बनेगी। आगे बात समझ में? अरे बात समझ में आ रही है? दोस्तों हमारी बॉडी में हार्मोन भी बनते हैं, ये भी एक प्रकार के केमिकल होते हैं जिनका अलग अलग कार्य होता है। कोई हार्मोन की वजह से आप लोगों की बॉडी की ग्रोथ होगी, कोई हार्मोन आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। तो कुछ हार्मोन होते हैं, सारे नहीं, कुछ हार्मोन किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो देखो प्रोटीन के और भी कितने सारे कार्य हो गए। ठीक है, तो दोस्तों एंजाइम, हार्मोन और भी बॉडी के केमिकल्स को बनाने में प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आ गई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया
हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनती है वो बेसिकली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। तो प्रोटीन आप लोग खाओगे, आपके बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन रहेगा तो एंटीबॉडीज भी बनेगी, यानी क्या आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होगी क्या? तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि प्रोटीन का एक कार्य क्या है? ये इम्यून सिस्टम में या इम्यूनिटी सिस्टम में भी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। बोलो, अरे बोलो, यस और नो। अब गुरुजी मैं प्रोटीन खाऊंगा तो मुझे एनर्जी भी मिलेगी क्या? हां सर, कितनी मिलेगी? जितनी कार्बोहाइड्रेट दे रहा था, 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि गुरुजी मैं कार्बोहाइड्रेट क्यों खाऊं, मैं प्रोटीन ही खा लेता हूं ना। दोस्तों नहीं, आप लोग ज्यादा प्रोटीन नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में इजीली मेटाबॉलिज्म हो जाता है, इजीली डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है दोस्तों, अगर आप प्रोटीन बहुत ज्यादा खाओगे तो प्रोटीन का वेस्ट, भाई सारा का सारा प्रोटीन तो यूटिलाइज होगा नहीं आपकी बॉडी में। अरे बोलो यस और नो। दोस्तों कुछ वेस्ट भी तो बचेगा। और दोस्तों तो प्रोटीन के वेस्ट को बाहर निकालने के लिए आपकी किडनी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो आपके किडनी पे बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा। दोस्तों आप लोग देखते होंगे जो भी व्यक्ति जिम वगैरह में जाते हैं वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट तो बिल्कुल कम कर देते हैं, वो प्रोटीन पे आ जाते हैं, पूरे पूरे प्रोटीन पे आ जाता है। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो बस क्यों? क्योंकि प्रोटीन से बॉडी की बिल्डिंग होगी, मसल्स बनेगी, ये बनेगी, लेकिन वो बाकी चीजें भूल जाते हैं कि भाई साहब आपकी बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन इतना इजीली नहीं होता है। आगे बात समझ में? चले आ जाओ, जब डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, डेली रिक्वायरमेंट बताओ। ये दोस्तों वैसे हर व्यक्ति के वेट पे डिपेंड करता है, किस व्यक्ति की बॉडी का वेट कितना है। फिर भी एक एवरेज अगर हम लोग बात, देखो कई चीजों पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की उम्र क्या है, उसका लिंग क्या है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, उन पे निर्भर करता है। फिर भी एक एवरेज लोगे तो 46 से 56 ग्राम। बाकी बॉडी के वेट पे आप लोगों का क्या होता है, ये निर्भर करता है। चलिए अब दोस्तों, अब प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखो दोस्तों, जो प्रोटीन होता है ना वो बहुत छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। मतलब बेसिकली देखोगे ना कि ये एक चेन जैसा होता है ये, जिसमें ये, अच्छा आपने मोतियों की माला देखी है? मोतियों की माला, दोस्तों मोतियों से मोतियां मिलके क्या बना रहे हैं, एक माला का निर्माण कर रहे हैं। सिमिलरली दोस्तों प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही होता है। प्रोटीन भी बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलके बना होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अमीनो एसिड। क्या? अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्रोटीन की निर्माण इकाई क्या है, यानी प्रोटीन का जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है, अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल। दोस्तों 20 अमीनो एसिड मिलके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। बहुत बढ़िया। दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, जैसे मान लो ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, तो क्या दो अमीनो एसिड के बीच में कोई बॉन्ड भी होगा क्या, बंध भी होगा क्या? बोलो यस और नो, बोलो यस। दोस्तों इस बॉन्ड को, इस बंध को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड यानी पेप्टाइड बंध। अच्छा मुझे बताओगे, आपको एक पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा या एक से ज्यादा मिलेगा? आपको प्रोटीन में केवल एक पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा या एक से ज्यादा मिलेगा? बहुत सारे मिलेंगे ना, बहुत सारे मिलेंगे ना। तो इसीलिए प्रोटीन का एक अलग नाम भी है, क्या? पॉलीपेप्टाइड। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, तो पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड आपको देखने को मिलते हैं इसके स्ट्रक्चर में। क्लियर है? आगे बात समझ में आ जाओ।
तो दोस्तों प्रोटीन बेसिकली क्या है, एमिनो एसिड की लंबी एक श्रृंखला होती है। तो बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर है? आ जाओ। अब मैंने आप लोगों को बताया, यहां तक चीज क्लियर है? कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं सर? आ जाओ। अब दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखना, आपने प्रोटीन खाया, जब इसका पाचन होगा तो क्या आप लोगों को अमीनो एसिड मिलेंगे क्या? यस और नो? अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल मिलेंगे क्या? यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दोस्तों मैंने आपको बोला कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी भी बनती है, प्रतिरक्षी, ओके। हमारी बॉडी में एंजाइम्स भी बनते हैं, ओके सर। दोस्तों ये भी किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। यानी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में क्या अमीनो एसिड फिर वापस जुड़ेंगे क्या आपस में प्रोटीन का निर्माण करने के लिए? क्या हमारी बॉडी में अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल वापस जुड़ेंगे क्या प्रोटीन का निर्माण करने के लिए? यस और नो? बोलो। तो दोस्तों जब हम लोग प्रोटीन खाते हैं, इससे मिलते हैं हमको अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। हमारी बॉडी में आवश्यकता क्या है, उस आधार पे कुछ अमीनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं, कुछ अलग अमीनो एसिड मिलके अलग प्रोटीन बनाते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। तो प्रोटीन के निर्माण के लिए कितने अमीनो एसिड चाहिए? 20 अमीनो एसिड चाहिए, 20 अमीनो एसिड चाहिए, 20 अमीनो अम्ल चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो 20 डिफरेंट अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब दोस्तों जैसे मान लो आपने कोई भोजन लिया, उसमें प्रोटीन था, उसका डाइजेशन होगा, उससे अमीनो अम्ल मिलेंगे। बहुत बढ़िया। और अमीनो अम्ल आपको चाहिए भी अगर आप चाहते हो हमारी बॉडी में वापस प्रोटीन का निर्माण हो। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। टाइम क्या हो गया? चलो दोस्तों अपन है ना इसको यहां तक रखते हैं, यहां तक रखते हैं, फिर आगे चलेंगे ना। अभी यहां तक रखते हैं अमीनो एसिड के बारे में, और प्रोटीन के बाकी बचा हुआ पार्ट कल करेंगे। कल मैं छुट्टी नहीं रख रहा, वैसे अपनी क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे, लेकिन दोस्तों कल यानी जो बीता हुआ कल है वहां पर मैं क्लास नहीं ले पाया था, इसलिए कल सैटरडे को भी हम क्लास लेंगे, छुट्टी नहीं करेंगे। ठीक है? क्योंकि मैं बीता हुआ जो कल है उस दिन मैं क्लास नहीं ले पाया था। और दोस्तों जब मैं क्लास नहीं ले पाया ना, एक बच्चा यूट्यूब पे आके बोल रहा है कि सर क्या क्या कर, सर क्लास क्यों नहीं ली? दोस्तों एक्चुअली मेरी वाइफ स्लिप कर गई थी, तो उसके पीछे फ्रैक्चर हो गया, पीछे बोन में। ठीक है? तो मेरे को कोई मज़ा नहीं आता छुट्टी करने का, कोई बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। जैसे आपका एक परिवार है, आपके भाई है, आपके बहन है, आपके पिता है, आपके माता जी है, वैसे मेरा भी एक परिवार है। और अगर कुछ दिक्कत आ जाती है तो मुझे भी वहाँ पर रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई 4 नौकर लगा रखे हैं जाके वो सब संभाल लेंगे। ठीक है? आप समझा करो इस चीज़ को। तो ये आप इतने प्यारे प्यारे स्टूडेंट हो कोई, लेकिन आप एक भी ऐसा कमेंट करता है मेरा दिल दुखता है। वो क्यों दुखता है? क्योंकि मैं आपको इतना अपना अच्छा मानता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ आपके साथ में, और आप एक भी बच्चा ऐसा कमेंट कर देता तो मेरा दुख काफ़ी दुखता है, दिल काफ़ी दुखता है ना, कि यार इन बच्चों के लिए इतना करते तब ना मानते, और ये देखो कैसी बात कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसे मत करा करिए। चलिए दोस्तों कल मिलेंगे हम लोग पार्ट 3 में। थैंक यू सो मच, अच्छे से रिवाइज करो।